नमस्कार। जनमानस विवेचना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंद्र भूषण खां। देश में डॉक्टरों और पेशेंट के बीच जो संबंध है वो बहुत ही गिरता जा रहा है। डॉक्टरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लोग अपने मरीजों को लेकर के डॉक्टरों के ऊपर में जहां नेग्लिजेंस के आरोप लगा रहे हैं, वही डॉक्टर कह रहे हैं जो सीरियस पेशेंट के मामले में कानून जो है वह बहुत ही लचर है। इसी को लेकर के दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन 29 अक्टूबर को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से लेकर के राजघाट तक मार्च करेंगे और राजघाट पर महात्मा गांधी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर लोगों से अपील करेंगे जो डॉक्टरों की सलाह माने और सरकार से भी मांग करेंगे जो उन्हें पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसी को लेकर के दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने जनमानस विवेचना से बातचीत की और कहा जो इस बात को स्वीकारा जो डॉक्टरों का स्तर गिरा है और लोगों का भी स्तर गिरा है। राजघाट चलो। तो कई डॉक्टरों को पिछले कुछ महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस कितने दिनों से और कितने डॉक्टर इससे प्रभावित हैं? ये फाइनेंशियल क्राइसिस ये आर्टिफिशियल है या वो जो नर्सिंग होम है या प्राइवेट हॉस्पिटल है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नहीं दे रहे हैं या अपने कुछ? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डॉक्टर का एजुकेशन देखा जो कई महीने तक चला एंड यहाँ तक हुआ कि एक स्टेज में देन मेयर ने ये कहा कि मैं 15-15 दिन में एक महीने की तनख्वाह रिलीज करा देता हूँ, जैसे दया कर रहे हैं, भीख दे रहे हैं। अभी आपने सुना राजीव गांधी का जो अभी आज ही चल रहा है, आज भी आपके अखबारों में हमने पढ़ा कि हम गए भी थे वहाँ पे, डॉक्टर भी गए थे कि वहाँ राजीव गांधी के लोगों को 3-3 महीने 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। मुझे बताइए ये क्या, व्हाट डज दिस स्पीक? हमें मुझे क्या लेना देना कि क्राइसिस है या नहीं है? गवर्नमेंट का काम है पैसे इकट्ठे करना, फ्री में बांटना, वो आता है। डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दे सकते जो काम कर रहे हैं। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। मतलब ये पैसे ना देना काम करने के बाद 3-3 महीने ना देना है सोच के, और फिर वो बेचारे बैठने की नोटिस देके स्ट्राइक पे बैठते हैं तो उनको धमकाया जाता है कि आप बैठोगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। डीएनबी के स्टूडेंट को डराया जाता है कि आपको उससे निकाल देंगे अगर आप स्ट्राइक में बैठोगे। ये उचित नहीं है। एंड आई एम श्योर हम भी आत्ममंथन कर रहे हैं। पाठक साहब ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि हम सोसाइटी के हिसाब से बदल तो रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, उससे कहीं सोसाइटी को फायदा हो रहा है, कहीं नुकसान भी हो रहा है, राइट। आज के दिन भी अब काफ़ी ऐसा होता है कि हम जैसे लाइक मैं अगर सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल चलाता हूँ, एक समय तक उसी पेशेंट को वापस में भेजते नहीं थे। आज शक्ल देख के कहते हैं तू किसी और अस्पताल भेज दो, उसको ठीक रहेगा, बड़े अस्पताल चले जाओ, तो नुकसान पब्लिक हो रहा है। एंड तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनता जा रहा है। उस सिस्टम को गलत भी नहीं है और जो 2 साल 4 साल में कितने डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई है, इसका कोई डेटा है आपके पास? डेटा आपके पास है क्योंकि रोज आप लिखते हो। आप अगर अब तो आजकल तो गूगल में अवेलेबल है, कोई भी दिन मुझे दिखा दीजिए जिस दिन किसी देश के किसी अस्पताल में या किसी क्लिनिक पे डॉक्टर ना पीटा जाए। आप ही लिखते हैं और आप ही के पास डाटा गूगल से अवेलेबल है। दैट देयर इज नो डे। हाँ, अब तो हम लोगों को आदत पड़ गई कि गाली गलौज तो कॉमन चीज़ है, कॉलर पकड़ना तो कॉमन चीज़ है, राइट। एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना तो कॉमन चीज़ है, उसको तो रिपोर्ट ही नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत मार पिटाई होती है, वो भी कॉमन है, वो भी उसको इधर उधर सिक्योरिटी को कह के कहते हैं भगा देते हैं। आज जो आप तो रोज वो इंसिडेंट रिपीट करते हो उसमें डॉक्टर का दांत टूटा, डॉक्टर को मारा, डॉक्टर की चोटें आई, उनकी फोटोज देते हो, तो रोज ये मर्डर हुए। आप देखिए कितने रिसेंटली कितने मर्डर हुए हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट। अभी आपने केरला में मर्डर हुआ डॉक्टर वंदना दास का, अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया उस इशू पे। इतने सारे रोज ऐसे केसेस हो रहे हैं एंड ग्रीवियस हर्ट तो बहुत हो रहे हैं, ग्रीवियस इंजरीज तो बहुत हो रही है, हड्डी टूट गई, मार पिटाई हुई, उस तरीके का हुआ। आप सोचिए ना, कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो बिना किसी रीजन के स्ट्राइक पे जाएगी? दिल्ली का कौन सा ऐसा अस्पताल है जो स्ट्राइक पे नहीं जाते? एक बार स्ट्राइक पे जाते हैं, 4-5 दिन स्ट्राइक पे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तसल्ली दे देता है, बेचारे फिर वापस जाते हैं क्योंकि नोबल प्रोविजन है। जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए फिर स्ट्राइक पे जाते हैं, तब तक एक और इंसिडेंट हो जाता है। डॉक्टर पीछे जाए
तो जो डॉक्टर्स का नोबल प्रोफेशन था, जिसको भगवान से के बराबर दर्जा दिया जाता था, उसमें जो गिरावट आई है, ये एक्चुअली में समाज में गिरती हुई हमारी गिरावट का परिचय है। हम लोग भी तो इसी समाज से आए, मरीज भी आज इसी समाज से हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% जो है वो मेडिकल प्रोफेशन की गलती नहीं है। कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, कई बार हमारे बीच में भी ब्लैक शीप्स हैं। मैं किसी ब्लैक शीप का यहाँ पर समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि मेजॉरिटी जो है, बहुमत जो है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो है निस्वार्थ भाव से डॉक्टर्स जो है वो सेवा करना चाहते हैं। और एक तो अगर उसमें कोई ब्लैक शीप है तो उसके लिए आप पूरे प्रोफेशन को जिम्मेदार नहीं करा सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई डॉक्टर जानबूझकर गलती करता है या उससे गलती होती है तो आपके पास रिडर्सल सिस्टम है। उसके आपके पास सिस्टम है कि आप पुलिस थाने में जा सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आप काउंसिल में जा सकते हैं। आप उस डॉक्टर को बिना टेक्निकल जानकारी के, बिना जिस चीज़ की आपको समझ नहीं है, आपके मरीज के नुकसान के बाद उसके साथ मारपीट तो कोई भी समाज उचित नहीं ठहराएगा। और जैसा कि डॉक्टर अरुण गुप्ता और डॉक्टर विनय अग्रवाल अभी आपको बता रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे इस वायलेंस का जो नुकसान है वो आप लोगों का नुकसान है, समाज का नुकसान है। आज मुझे ये पता होने के बाद भी, अच्छे से अच्छे क्लिनिशियंस को पता होने के बाद भी, ये केवल सर्दी जुकाम है, क्रोसिन की गोली से ठीक हो सकता है, वो आपकी सारी जांचें कराएगा। इसलिए नहीं कि उस जांचों से उसको कोई फायदा है, इसलिए कि अगर वो आज जांच नहीं कराता तो कल आप ही उंगली उठाएंगे कि साहब आपने हमारी जांचें क्यों नहीं कराई, क्या हमें टाइफाइड नहीं हो सकता था, हमें डेंगू नहीं हो सकता था। इस तरह के सवाल और इस तरह की जो बाद में जो मिथ्या आरोप आपसे मेरा मतलब है जो मरीज लगाते हैं जानकारी के अभाव में, उससे बचने के लिए उस इलाज की कॉस्ट बढ़ती है। और कम्युनिकेशन गैप का जहाँ तक है, मुझे समझते हैं कि मेडिकल आज तो एजुकेशन में भी करिकुलम में हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स पर बाकायदा कोर्स रखा गया। हो सकता है कुछ लोग जो है वो उस तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट ना करें। इसी वजह से तो ये समाज का काम है कि देखें क्यों परेशान है, तो आप तो हमारे बिना काम नहीं चल सकता, किसी का नहीं चल सकता। अब हम लोग परेशान हैं, हमारी परेशानियाँ रोज आती हैं, नए नए इशूज आते हैं, हम लोग बातें करते हैं पर हमारी बातों को सुनता कोई। अब वो सब जब बातें इकट्ठी होती है इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा होता है कि हमें लगता है कि हम क्या करें। और एक डेमोक्रेटिक समाज में आज़ादी में भी हड़ताल से ही कहीं ना कहीं हमें हड़ताल की बात नहीं करें, अपनी बात उठाने की बात करें। डेमोक्रेसी में आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब ये जो लिस्ट है यहाँ पे आपको 8-10 पॉइंट दिख रहा है, ऐसा नहीं आज के पॉइंट है, सालों से चलते हैं, सालों से, और सालों से हम लोग परेशान हैं। और ये जो इशूज़ हैं, अगर 9 इशूज़ हैं तो हमारी 9 अलग अलग, जैसे हमारे भी रेजिडेंट डॉक्टर अलग होते हैं, कंसल्टेंट अलग होते हैं, हॉस्पिटल अलग होते हैं, नर्सिंग, सबके इशूज़ हैं। और हमारे इशूज़ किसी एक से भी नहीं है, ना हमारे सिर्फ एनसीटी से भी हैं, तो हमारे दिल्ली सरकार से हैं, हमारी केंद्र सरकार से। अब हम लोग कहाँ ढूंढते करें? 9 इशूज़ हैं, 9 तरह की संस्थाएँ हैं। तो अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि श्री डालमिया ने, डॉक्टर विनय ने, हम सब लोगों ने मिलकर कि क्या करना चाहिए। हम तो परेशान हो गए, कई सालों से परेशान हैं, ये आज की कई सालों की समस्या है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि कोई हमें देखे तो सही। सरकार हमारे डिमांड कर दी, जब एपिडेमिक चला था कोरोना का, बड़ी तालियां बजाएगी हमारे, बड़े फूल बरसाएंगे हम लोगों को। और ड्यूरिंग एपिडेमिक एक्ट में हमें स्पेशल प्रोटेक्शन था भी, पर कोरोना के आपने उसको भूल गए, वापस हमें वही काम लाके खड़ा कर दिया। हमारा प्रोफेशन है सर, हम लोग किसी को जान बचाने के लिए काम करते हैं, पर अगर मेरी जान खतरे में रहेगी तो मैं सीरियस पेशेंट क्यों लूँगा? मैं बहुत से डॉक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने सीरियस पेशेंट लेना बंद कर दिया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमारे पास नॉर्मल पेशेंट से कम सीरियस पेशेंट से हमारे अच्छा चलता है, खूब कमा लेते हैं, पर सीरियस पेशेंट इसलिए ट्रीट करते हैं, हमारे को प्रोफेशनल चैलेंज होता है, हमारा काम है। तो आप जो सीरियस मरीज जाता है मुझे कल को मेरी पिटाई ना कर दें, हंगामा ना कर दें, तो ताज़ा शुरू करते, इससे लॉस हमारे से ज़्यादा आप सबके समाज का लॉस है। तो एक केस में इसके अलावा आप छोटी छोटी बातें आप देखेंगे कि अब ये दिल्ली में फायर का एनओसी जिसके बिना नर्सिंग को रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, 3-4 साल से इशू लटका हुआ है। तो सत्येंद्र जैन जी हेल्थ मिनिस्टर के बाद हम लोग गए, उन्होंने कुछ लॉ बनाई भी, लॉ पास भी हो गया, पर वो अल्टीमेटली कहीं जगह अटक गए। अब सारे के सारे नर्सिंग वाले परेशान बैठे हैं स्टेट में, किसके पास जाए? वो कहते हैं फायर वाले के पास जाओ, फायर वाले कहते हैं गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट कहते हैं एलडी के पास जाओ, वो कहते हैं कोर्ट में जाओ। पर अगर ये दिल्ली में 1100 नर्सिंग होम जो दिल्ली की 70% हेल्थ सर्विस चलाते हैं, वो सारे परेशान हो रहे हैं। आपको ये नहीं पता अगर 1100 नर्सिंग होम बंद हो जाए दिल्ली में कल हाहाकार मच जाएगा। अल्टीमेटली हम वो काम कर रहे हैं, सरकार का काम है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना सरकार का काम है, पर हम लोग कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करने का, आप हरास कर रहे हैं, आप हमसे उम्मीद करते हैं कि आप सेवा करो लोगों की। हमारा हाउस टैक्स डबल, हमारा पानी का कमर्शियल, हमारा बिजली का कमर्शियल, हर चीज़ डबल ट्रिपल। जब आपसे हमसे उम्मीद करते हो कि आप उनकी लोगों की सेवा करें तो आप हमें सपोर्ट करो, हम आपका काम करें। आप अगर डबल ट्रिपल करोगे तो मैं कहाँ से लूँगा पेमेंट? पेशेंट डॉक्टर मरीजों से लेंगे, फिर आप लूटते हो।
कोई भी इंडस्ट्री वायबल तो बनानी पड़ेगी ना।